दरअसल विवाद क्या, मैं कुछ दुनिया में हमेशा लीग से अलग हट के कुछ काम करने की कोशिश की और मुझे लगा था कि गरीब बच्ची अगर इसको मैं कुछ आगे बढ़ा पाया, कुछ अगर कुछ अच्छा हो गया इसके साथ तो अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। तो मेरा एक्सपेरिमेंट था जो पूरी तरह से सफल होते होते फेल हो गया और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कई लोगों ने मुझे इस बात के लिए राय दी थी। मुझे उस वक्त बुरा लगता था कि जो आदमी जहाँ है वहीं पर शोभा देता है उसको वहाँ से मत निकालो। फिल्म निर्देशक व पटकथा लेखक सनोज मिश्रा बुधवार को सिधौली पहुंचे, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। लखनऊ से सहारनपुर जाते समय उन्होंने कस्बे के एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को साजिश बताया। सनोज मिश्रा ने कहा, जिसे बेटी कहा उसी के लिए आज सफाई देनी पड़ रही है, यह शर्म की बात है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ कट्टरपंथियों और मिशनरियों का ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही दावा किया कि अभिनेत्री मोनालिसा कथित लव जिहाद और बड़े स्कैम का शिकार हुई हैं। हालांकि उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा, यह समाज के संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में परिवारवाद खत्म करने के उद्देश्य से उन्होंने मोनालिसा को मौका दिया, लेकिन आज इसी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कार्यक्रम में वीमेन ऑफ इंडिया ट्रस्ट की डायरेक्टर प्रतिभा झींगन, के शुक्ला, प्रशांत मिश्रा, प्रदीप शुक्ला सहित कई लोग मौजूद रहे। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि कई लोगों ने मुझे इस बात के लिए राय दी थी। मुझे उस वक्त बुरा लगता था कि जो आदमी जहाँ है वहीं पर शोभा देता है उसको वहाँ से मत निकालो। और ये बात जब मैंने प्रैक्टिकल की तो मुझे समझ में आ गया। जब फिल्म हमारी रिलीज़ पर थी, जिसके पीछे इतनी मेहनत लगी थी, जिसके पीछे इतना सारा पैसा, इतना सारा षड्यंत्र, सब कुछ होने के बावजूद हम लोग विजयी होने के कगार पर थे। ठीक उसी समय हमारे साथ एक घटना हुई और जिहादियों के एक ग्रुप ने उस लड़की को कैप्चर कर लिया और बाकी की सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। एक्चुअल में मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था और आज सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जिसको मैंने बेटी कहा और बेटी माना, उसको लेकर मुझे सफाई देनी पड़ रही थी। इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती है कि बेटियों के लिए, बच्चों के लिए भी हमें सफाई देना पड़ेगा अपने लिए। क्योंकि जिहादियों ने इस तरह से जो प्लान किया, जिस तरह से मुझे घेरा, चारों तरफ से घेरा और अभी मेरे पे बहुत सारी जो एलिगेशन में FIR भी दर्ज कराई जाए, आप लोगों को सब पता ही होगा। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं कहीं से बताना चाहूँगा कि मैं किसी से ना कभी डरा हूँ ना डरूँगा, क्योंकि मेरे पास ये पता है कि जीवन और मृत्यु के अलावा और कोई दूसरी घटना नहीं है। और मैंने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए हैं लाइफ में, तो ये भी एक रिस्क था और जिस तरह से भी होगा कानून का पालन करूँगा और जहाँ भी जैसे मुझे बुलाया जाएगा, केरल भी, कोच्चि भी, जहाँ मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ। कौन सी फिल्म में इनको लॉन्च किया था? ये जो आपकी मूवी थी द डायरी ऑफ मणिपुर, जी, ये लव जिहाद पे ही आधारित है जी, क्या? ये आपको टारगेट करके? जी हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे आपको बताना चाहूँगा कि जो कट्टरपंथी वो तो है ही हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ है वहाँ की मिशनरीज़ का। और जो बंदा इस जिहादी के साथ एक बंदा 24 आवर मिशनरीज़ का चल रहा है, अगर अच्छे से जांच होती है, अगर केंद्रीय एजेंसियां जांच करती हैं तो उसकी भूमिका पूरी तरह से समझ में आएगी, क्योंकि वो लगातार विदेशों से ईमेल और सारा कुछ उसका सिस्टम ही रहता है। तो मुझे पूरा विश्वास नहीं, मतलब मैं पहले भी बातें जो मैंने कही थी कि लड़की नाबालिग है और जांच में साबित हो गया। मैं ये बात भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि इसके पीछे मिशनरीज़ का हाथ है, जो मुझे तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं। और इन्होंने मोहरा बनाया हुआ है, ये मोहरे हैं वहाँ के, और वहाँ पे सब मिली जुली सरकारें जो भी चीज़ें हैं आपके सामने वहाँ पर। लेकिन उस व्यक्ति की अगर जाँच हुई, उस समय गिल्सन नाम है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो 24 आवर, मतलब यहाँ आने से लेके, उज्जैन में आने से लेकर के, उसको ले जाने से लेके, और झूठी जो फिल्मों की शूटिंग होती थी उसमें भी हमेशा पीछे दिखाई देता था। और जो तथाकथित रूप से वहाँ पर जो उस नाबालिग बच्ची के साथ शादी हुई उसमें भी पीछे खड़ा है। तो ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि इसमें जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, कट्टरपंथियों का भी और ये मिशनरी। जो आपके खिलाफ FIR लॉन्च हुई, कहाँ, कौन से थाने में लॉन्च? ये मेरे ख्याल से उधर कोच्चि में या कहीं जहाँ वो लोग छुपे बैठे वहीं से किया है उन्होंने। और FIR लॉन्च करना और कानून का दुरुपयोग करना किस तरह से होता है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है कि वही लड़की 15 दिन पहले तक बोली थी मेरे गॉडफादर हैं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और उसके थोड़ी देर बाद ही उसका स्टेटमेंट वहाँ पहुँचते ही चेंज हो जाता है। तब जब मैंने इस लव जिहाद के खिलाफ बिगुल बजाया, जब मैंने लव जिहाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और देश दुनिया को बताना चाहा कि भाई ये साधारण चीज़ नहीं है कि एक आदमी यूपी जाकर और उज्जैन गया, उज्जैन से लेकर केरल चला गया सीधा, और वहाँ पर इस शादी को किस तरह से इवेंट के रूप में दिखाया गया। एक होता है ना कि प्रमोशनल प्रोग्राम कि आओ तुम लोग भी आओ, और भी लोग आ जाओ, और गरीब लोग आओ, आदिवासियों तुम सब आओ, यहाँ स्वागत है, केरल में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें मैनेज की जाएंगी।
तो मैंने विरोध किया, और ये विरोध मेरा ये नहीं कि दब जाएगा, दबने वाला नहीं हूँ मैं, आपको बता दूंगा, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं दब नहीं सकता और डर नहीं मेरे अंदर किसी चीज़ का, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। नुकसान सिर्फ मेरा हुआ है, पैसा मेरा नुकसान हुआ है, समय का नुकसान हुआ है, और सबसे ज़्यादा मेरी आत्मा जो आहत हुई है, वो मेरा मानसिक जो नुकसान है, वो उसकी भरपाई शायद मुश्किल। आपने इसके पहले डायरी ऑफ पश्चिम बंगाल बनाई थी, वेस्ट बंगाल जी। आज वहाँ पे आपने सच्चाई दिखाई, आज वहाँ पे सरकार भी परिवर्तन हो चुकी है जी। क्या आप जो ये मूवी बना रहे थे आगे कंटिन्यू करेंगे कि सच्चाई सबके सामने आ पाए? हाँ, मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने राम की जन्मभूमि बनाई थी फिल्म, राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो गया। इसके पहले मैंने बनाई थी काशी टू कश्मीर, कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो गया। अभी फिर मैंने बनाई थी डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, पिछले साल जो रिलीज़ हुई थी, जिसमें वहाँ की सरकार ने, जो ममता बनर्जी की सरकार ने बहुत सारे केस भी मेरे ऊपर किए थे, वो सब लड़ते लड़ाते हुए आखिरकार फाइनली ये हो गया कि बंगाल भी हम विनर हो गए, वहाँ से सत्ता का परिवर्तन होगा जो हम लोग चाहते थे। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, और केरल अगर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर केरल को मैं एक्सपोज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि केरल भी हमारी जिस तरह हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ पर जिस तरह से PFI का जो ग्रुप बना हुआ है पूरा, जिस तरह से वहाँ पे कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, उनको भी हम बेनकाब करके रहें। क्या मानते हैं कि केरल सरकार भी इसमें सब में मिली हुई है? ये तो सामने साक्ष्य सब दिख रहे हैं। अगर सरकार नहीं होती तो सरकारी आदमी वहाँ कैसे आ जाते, सरकार नहीं होती तो वहाँ सर्टिफिकेट कैसे बन जाता मैरिज 1 घंटे के अंदर। अगर ये सब चीज़ें अगर देखी जाए वहाँ पर, तो क्या है, अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो अब ये है कि मैं बोल दूंगा सरकार, तो सरकार बोलेगी इनके ऊपर राजद्रोह लगा दो, इनके ऊपर ये भी लगा दो, इनके ऊपर वो भी लगा दो, जितना लगा सकते हो लगाओ। लेकिन मैं बोलूँगा इसमें सरकार की पूरी संलिप्तता है, और लोग उसको देख रहे हैं। जिस तरह से शादी को इवेंट की तरह बनाया गया, जिस तरह वहाँ बड़े बड़े अधिकारी और मिनिस्टर और सारे लोग आकर खड़े हुए हैं, ऐसे कैसे आ जाएंगे पंचर वाले के यहाँ रहने वाला बागपत का, और वहाँ केरल में इकट्ठा कर लेगा इतने लोगों को? आप बताइए। ये सब सारे क्वेश्चन हैं जो मैं देश से पूछना चाहता हूँ, देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप जवाब दो कि ये केरल कैसे पहुँच गया, और केरल में उसको इतना प्रोटेक्शन कैसे मिल गया। ये मोनालिसा का जो कॉन्टेक्ट है फरहान, इसका कांटेक्ट कैसे हुआ है? ये देखिए, ये लोग बहुत प्लानिंग करके आते हैं, और इन्होंने पूरी प्लानिंग की, क्योंकि इन्हें सनातन को बदनाम करना था, सनातन को डिस्टर्ब करना था, और एक तरह से लव जिहाद को बढ़ावा देना था। इन्होंने पूरी प्लानिंग किया सोशल मीडिया के थ्रू, उसको धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके, फिर 2-4 बार हवाई जहाज़ से बुला के कि शूटिंग होने वाली है, पूजा हो रही है, ये सब करके उससे नज़दीकियाँ बनाई, और फाइनली फिर इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया, जिसको लेकर पूरा सनातन देश बहुत शर्मसार है और दुखी भी है, और मैं भी दुखी हूँ। क्या आप जब कुंभ में मोनालिसा से मुलाकात आपकी हुई थी, तब ऐसा कुछ टच में उसके था कोई फरहान नाम? नहीं, मैं तो बताता रहा हूँ कि 15 दिन पहले हमारी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी उत्तराखंड में, वहाँ तक भी कुछ नहीं था। हम प्रयागराज से हमने फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया कि भाई जहाँ से उत्पत्ति हुई वहीं चलो, वहाँ भी सब अच्छा चला। 1 सेकंड का भी कोई मुझे, और पहली बात तो मैं उससे बहुत डिस्टेंस बना के रखता था, सिर्फ काम भर की बात करता था, लेकिन उनका परिवार जो है ना, वो 24 घंटे उनके पीछे रहता है, कम से कम 5 आदमी 24 आवर। उनको जब नहीं पता चल पाया, जब उन्हें नहीं पता चल पाया, तो अब किसको पता चलेगा? बहुत सारे मीडिया कर्मी, अब बहुत से रील बनाने वाले तुच्छे लोग जो हैं, वो अलग अलग तरीके की बातें चला रहे हैं कि साल भर पहले उसको लेके चला गया था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो तुच्छे लोग हैं, वो रील्स और कमेंट्स लाइक के लिए कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि पूरा खानदान लेकर के मैं उनको दिया था अलग, और मैं मुंबई में रहता हूँ, वो लोग उज्जैन में रहते थे, मेरा उसके साथ कोई मिलना जुलना भी होता था महीने में 1 बार, जब मैं जाता था देखने की कैसी चल रही उसकी पढ़ाई लिखाई, और लोग बोले उसको लेके भाग गया था, ये कर रहा था। ऐसे गंदे लोग, भाई अपना मुंह बंद रखो थोड़ा, तुम्हारी भी बहन बेटियां हैं, तुम्हारी बहन बेटी के बारे में ऐसा बोला जाएगा तो क्या कहोगे तुम, बताओ। अब मोनालिसा द्वारा जो है आरोप भी लगाया जा रहा है बैड टच की। मैं यही कह रहा हूँ, बैड टच तो अभी हुआ ना, जब वो मुल्ले के खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया, उसके पहले तो बैड टच नहीं था। ये तो सब वो प्लान करके वो पीछे जो फायरिंग तो वो कर रहा है ना, शब्द उसके हैं, दिमाग उसका है, सारी चीज़ें। अभी आप देख रहे बोल भी नहीं पाती थी, एक शब्द बोलने में उसको 10 बार समझाना पड़ता था। उसकी पूरी ट्रेनिंग हो रही है वहाँ पे, क्या बोलना है, माँ बाप के खिलाफ क्या बोलना है, सनोज मिश्रा के खिलाफ क्या बोलना है, ये सब सारा प्लान किया हुआ है भाई। इतनी प्लानिंग मजबूत, आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते कि एक आदमी बागपत से निकल के एक लड़की को ब्रेन वॉश करके पंडित बन के गया वहाँ पे, बहन बहन कहता रहा उसको, और वहाँ से ले जाके पूरे खानदान को, और हम तक खबर भी नहीं लगने दी कि सनोज मिश्रा को मत बताना, नहीं वो अपने तक सीमित रखेंगे, इसको बाहर नहीं निकलने देंगे, इसको तो अरबपति बना दूंगा मैं। लेके चला गया केरल, और केरल जाते कैप्चर हो गया, वहाँ केरल जाते प्रोटेक्शन हो गया, पुलिस सर पटक रही, उसको नहीं उठा पा रही, इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी, और उल्टा झूठा केस मेरे ऊपर हो गया। बताइए, आगे ये शर्म की बात है, मेरे देश के लिए शर्म की बात है। मैं तो जेल चला जाऊँगा, मुझे फांसी चढ़ जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे देश को जागना चाहिए, सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज़ तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर के गई है।
कितना बड़ा साजिश तुम्हारे बगल से होकर के गया हुआ है। तुम रील, लाइक, सब्सक्राइब के चक्कर में ही पड़े रह गए खाली। और तुम्हारे सनातन को किस तरह से लोग नीचा दिखा रहे हैं और कितनी ताकतवर हैं वो लोग, कितने ताकतवर हैं कि हम सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी हम उसको अरेस्ट नहीं कर पाए अभी तक, और उल्टा पुलिस मेरे पीछे लग गई है। वो आगे का प्लान क्या है? करते हैं क्या रणनीति है? देखिए, मेरा रणनीति तो अभी कुछ नहीं है। मेरी रणनीति तो लोगों ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखी है कि मुझे क्या करना है। मेरा भविष्य क्या होगा मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है। बस मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आगे कर्जे में डूबा हुआ। कहीं सरकारी कोर्ट से आपको कोई राहत मिली? किससे? सरकारी कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं, मुझे कोई राहत, मुझे कभी कहीं कोई राहत तो मिलती नहीं है। कि हम सनातनी लोग हैं, हम लोग धक्के खाने के लिए पैदा हुए, हम लोग इल्ज़ाम लगवाने के लिए पैदा हुए, हमारा चरित्रहीनता के लिए हम लोग खाली पैदा हुए। ये नहीं दुनिया देखेगी कि मैंने अभी तक 17 फिल्में बनाई हैं और मैंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया है, मैंने कश्मीर के लिए काम किया, मैंने वेस्ट बंगाल में आज सरकार का परिवर्तन हुआ तो वहाँ भी हमारा टिटहिरी का प्रयास है। 1% तो हमारा भी प्रयास है जिसमें हमने वहाँ पर भी लोगों को जगाया अपनी फिल्म के माध्यम से। तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देती। आज देश में आप जो आरोप लगे हुए हैं इनके लिए आप इसके पीछे भी मीडिया से बातचीत करते हुए निकल रहे हैं जी। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पॉन्स अच्छा है और बस यही है कि देश दुनिया साथ दे रही है। कम से कम कुछ नहीं तो फेस टू फेस तो नहीं आ रहे तो फेसबुक पे लोग आ ही रहे हैं कि भाई समर्थन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इनको क्या पड़ी हुई है, इनको क्या पड़ी, इनको क्या पड़ी। उनको बताना चाहूँगा कि तुम्हारी जेब से तो 10 रुपये नहीं गए ना। मेरे 2 साल की मेहनत, 10 करोड़ के आसपास का मेरा खर्च और उससे ऊपर अब कर्ज बढ़ रहा है। हर महीने का 3-3.5 लाख रुपए का सिर्फ इंटरेस्ट भर रहा हूँ मैं। तो मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा?